हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हमारा जो ग्रेविटेशन यूनिट ऑलरेडी चल रहा है उसका जो थर्ड चैप्टर था सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, हम उसको कंप्लीट करेंगे। अब तक आपको सैटेलाइट्स के मोशन, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, हाइट, रेडियस, एनर्जी वगैरह ये सब कुछ फाइंड आउट करना सिखा दिया था। आज हम आपको सिखाएंगे सैटेलाइट के टाइप्स और प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देखने के लिए। तो ये आपके सामने आ गया है आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अब इस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको एक चार्ट जो दिखाया जा रहा है, इसमें सैटेलाइट और सैटेलाइट फिर आपके दो टाइप्स के दिखाए गए हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अर्थ के हिसाब से बोले तो नेचुरल सैटेलाइट एक ही है अर्थ का। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ऑलरेडी। आपको उनको फाइंड आउट करना है कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके कितने सैटेलाइट हैं। ये आपकी होमवर्क एक्टिविटी के तौर पे है। जनरल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और किन के हैं तो कितने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। आपको ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। सैटेलाइट्स सेंट बाय मैन, ह्यूमन बीइंग्स ऑन या इन स्पेस या ऑर्बिट्स, उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक जियो स्टेशनरी और एक पोलर सैटेलाइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले आप इस डायग्राम से देखें। ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको हमारी अर्थ दिखाई दे रही है और ये आपका अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर अर्थ अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वो सैटेलाइट है। ये देखें, जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रही है ये सैटेलाइट, ये इक्वेटोरियल प्लेन में है ये ऑर्बिट। और ये जो आपका देख रहे हैं ये वाला पोलर ऑर्बिट, ये देखें ये पोलर सैटेलाइट है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है ऑर्बिट और ये वर्टिकल है ऑर्बिट। पोलर सैटेलाइट नॉर्थ पोल के ऊपर से होते हुए पूरा राउंड करते हुए साउथ पोल के नीचे से होते हुए पोल टू पोल ऊपर नीचे रिवॉल्व करती है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती है। अब इस सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पोल टू पोल जाती है, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं इसको, उसके लिए आपको पहले एक एनिमेशन दिखाते हैं। ये एनिमेशन से आपको पता चलेगा कि जियो स्टेशनरी का मीनिंग क्या है। फिर आपको उसके कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाए जाएंगे और उसका हाइट का फॉर्मूला आपको दिखाया जाएगा। तो इस डायग्राम को आप देख लिया है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम एनिमेटेड फॉर्म में मूव करते हुए दिखाते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। तो ये आप देखिए, ये एनिमेटेड फॉर्म में आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर ये आपका जो है अर्थ का एक्सिस है, ठीक है जी। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। और ये ऑर्बिट जो आपका इस डायग्राम, इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है, ये ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और ये सैटेलाइट आपको घूमता हुआ दिख रहा है। अब इस सैटेलाइट की एक खास बात नोटिस करें। इस सैटेलाइट का ये जो डॉटेड सा लाइन है वो अर्थ के एक जगह पर जाकर टच हो रहा है। असल में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बट इस लाइन से ये पता चल रहा है कि सैटेलाइट का जो भी कैमरा या फोकस है वो अर्थ के एक पर्टिकुलर जगह पर है। यानी ये सैटेलाइट सिर्फ अर्थ के उस पोर्शन को, उस इलाके को मॉनिटर कर सकती है
जहां ये लाइन टच कर रही है, ये साउथ अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें दिखाया गया है। यानी ये सैटेलाइट जब छोड़ा गया तो इसको इसलिए छोड़ा गया कि साउथ अमेरिका के इस पर्टिकुलर इलाके के बारे में फोटो खींचकर या उसकी इंफॉर्मेशन भेजेगी, उस इलाके को देखती रहेगी, उस इलाके को मॉनिटर करेगी। यानी जहां अर्थ के सरफेस पर जो लोग यहां पर रहते हैं उनके सामने ये सैटेलाइट हमेशा रहेगी। अब ये सैटेलाइट भी मोशन में है, अर्थ भी मोशन में है, लेकिन फिर भी अर्थ पर रहने वाले हर उस इंसान को जो साउथ अमेरिका की इस जगह रह रहा है जहां पर ये सैटेलाइट का लाइन ज्वाइन हो रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट हमेशा हमारे सामने है, और उन लोगों को ये सैटेलाइट स्टेशनरी यानी रेस्ट में अपीयर होगी। नाम जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसमें जियो स्टेशनरी वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि ये सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड कि ये अर्थ के एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर ही हमेशा दिखेगी और अर्थ के एक पर्टिकुलर प्लेस को ही मॉनिटर करेगी, क्योंकि ये उसके सामने ही रहेगी। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ये एट रेस्ट है, जबकि अर्थ भी खुद मोशन में है और सैटेलाइट भी मोशन में है। ऐसा होने के लिए इस सैटेलाइट को उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करना पड़ रहा है जिस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, तो यानी सैटेलाइट को वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करना पड़ रहा है। और जितनी स्पीड से अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है उतनी स्पीड से इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना पड़ रहा है। यानी इस सैटेलाइट का एक चक्कर काटने का टाइम, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, वो अर्थ के अपने एक्सिस पर एक चक्कर काटने के टाइम के इक्वल है। अर्थ अपने एक्सिस पर एक चक्कर कितनी देर में काटती है? 24 आवर्स में। यानी इस सैटेलाइट के एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने का टाइमिंग 24 आवर्स है। ऐसे कोई भी कंट्री अपने किसी पर्टिकुलर एरिया को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट छोड़ सकता है, जो कि स्पेशली वेदर फॉरकास्टिंग और कम्युनिकेशन के काम आती है। जब हम DD1 वगैरह पर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें वेदर फॉरकास्टिंग जो की जाती है वो सैटेलाइट से मिले हुए फोटोग्राफ के हिसाब से की जाती है। यानी इंडिया की तरफ से इनसेट करके एक सैटेलाइट छोड़ा गया है अगर, तो ये देखिए यहाँ मैप में आपको बार बार इंडिया भी बीच में गोल गोल घूमते हुए इंडिया सामने आएगा आपके। ये साउथ अमेरिका चला गया है और फिर अब ये आ गया आपका इंडिया, ये फिर अफ्रीका आ गया है, फिर से साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर ऐसा ही एक सैटेलाइट इंडिया वाले छोड़ेंगे तो वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा और उसी स्पीड से घूमता रहेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट को कहा जाता है जो अर्थ के एक ही पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रहता है और उस जगह से देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये स्टेशनरी है। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में होते हैं, दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी अपीयर होते हैं। तो ये सैटेलाइट स्टेशनरी है नहीं, यानी रुका हुआ नहीं है, लेकिन इस जगह के लोगों को ये स्टेशनरी अपीयर होगा। तो आपको डायग्राम से पूरा और एनिमेशन से और अच्छा समझ में आ गया है कि सैटेलाइट एक ही पर्टिकुलर जगह के ऊपर क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो अर्थ के स्पीड से ही अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब हम आपको इसका कंडीशंस के बारे में बताते हैं और एक फॉर्मूला डिराइव कराते हैं। एनिमेशन काफी अच्छी तरह बच्चों ने देख लिया है और समझ लिया है। तो अब हम आते हैं अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्योरेटिकल पोर्शन पर। सबसे पहले हम आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डेफिनेशन दिखा देते हैं। इसके लिए हम इसको थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं और ये हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डेफिनेशन आपको दिखेगा। तो इस डेफिनेशन में ये लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स
equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called a geostationary or synchronous satellite। तो मैंने बच्चों को अभी डायग्राम में और एनिमेशन में दिखाया कि ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के, और एनिमेशन में ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको, कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इक्वेटोरियल प्लेन में। पता है ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये अर्थ का एक्सिस है और ये उसका इक्वेटोरियल प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ की इक्वेटर होती है। ये उस इक्वेटर वाले प्लेन के ऑर्बिट में सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है विद सेम एंगुलर स्पीड, यानी उसकी स्पीड भी अर्थ के स्पीड की जितनी होती है, एंड इन द सेम डायरेक्शन। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है तो वो भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसका नाम सिंक्रोनस सैटेलाइट भी है। सिंक्रोनस वर्ड सिंक्रोनाइजेशन से बना है। सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड का मीनिंग होता है तालमेल बिठाना। सिंक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब आप नए मोबाइल में सिम डालते हो तो वो सिंक्रोनाइजेशन कर लेता है गूगल के नंबर्स और सिम के नंबर से। तो जो दो चीज़ों में तालमेल होता है उनको सिंक्रोनाइजेशन वर्ड या सिंक्रोनस बोलते हैं। यहाँ तालमेल किसमें है? अर्थ और सैटेलाइट में। ये आपका सैटेलाइट है, ये आपकी अर्थ है। क्या तालमेल है? जिस स्पीड से अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट भी घूमता रहता है ऑर्बिट में। इसीलिए अर्थ के एक हिस्से के हमेशा सामने रहता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि ऐसा सैटेलाइट जो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। एनिमेशन से पता चली गया है कि वो कैसा दिखता है। अब दूसरी चीज देखने के लिए हम इसको स्क्वीज कर देते हैं, इन चीजों को हटा देते हैं और हमारा दूसरा डायग्राम आपको दिखाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन के बाद जो मेन चीज आपको सीखनी है वो ये है, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकती है। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ सैटेलाइट टू अपीयर जियो स्टेशनरी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जियो स्टेशनरी, जिसके लिए आपने ये डेफिनेशन देख ली। यहां पर रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको दोबारा से ये मैंने एनलार्ज करके क्या बताया वो समझ में आ जाएगा। एनिमेशन भी देख सकते हैं। अब ऐसी सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी हो जाए उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ सैटेलाइट टू अपीयर जियो स्टेशनरी। तो ये चार आपके सामने कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। इनमें से पहली तीन कंडीशंस आपको मैं बता रहा हूं जो अभी एनिमेशन में भी दिखाई, और चौथी जो कंडीशन है वो आपको डिराइव भी करवाई जा सकती है। तो पहली कंडीशन है इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, जो अर्थ का सेंटर है वही उस ऑर्बिट का भी सेंटर होना चाहिए। कोप्लेनर, जो अर्थ का प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन, वो उसी प्लेन में विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो आपको बता ही दिया है कि इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है, अभी डायग्राम में दिखाया है। इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। ये मैंने पहले ही बोला था, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, इसकी वजह से हमें ईस्ट की तरफ से सन आता हुआ महसूस होता है, अपीयर होता है। सनराइज नहीं करता, ऐसे इंग्लिश में ये कहावत है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बट सन राइज नहीं करता। सन तो अपनी जगह है, हमें वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, सैटेलाइट को भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर जिस टाइमिंग में एक चक्कर पूरा कर लेती है, सैटेलाइट को भी अपने ऑर्बिट में उसी टाइमिंग में एक चक्कर पूरा करना है, तभी उसकी स्पीड अर्थ के स्पीड की सेम होगी। और उसका टाइमिंग क्या है? 24 आवर्स। अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, एक दिन बीतता है। सैटेलाइट को भी 24 आवर्स में उस ऑर्बिट में घूमना है। अब ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ।
इसको हम छोटा कर देते हैं और हम आपको डिराइव करके बताते हैं कि 24 आवर्स के लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए हम आपको एक पुराने आर्टिकल पर लेकर चलते हैं जो आपको करवाया जा चुका है। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या है ये आर्टिकल? ये हाइट ऑफ सैटेलाइट। ये जो फॉर्मूला आप बॉक्स में देख रहे हो, इससे आपने सैटेलाइट की हाइट फाइंड आउट कर दी थी, यानी अर्थ के सरफेस से कितनी दूर होनी चाहिए सैटेलाइट। अब अगर आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसी फॉर्मूले में टी, कैपिटल टी की जगह आप 24 आवर्स लिखेंगे और उसको चेंज कर देंगे आप मिनट्स में और सेकेंड्स में, यानी 24 इंटू 60 इंटू 60। अगर आप टी की जगह 24 इंटू 60 इंटू 60 लिख देंगे, इसका मतलब आप उस सैटेलाइट की हाइट मालूम कर रहे हैं जो अपने ऑर्बिट में एक चक्कर 24 आवर्स में लगाती है, और इसका आपको स्क्वायर करना है। जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.8 है। अर्थ का रेडियस आप 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और इसका भी स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में 4 पाई स्क्वायर है, और इस पूरे के क्यूब रूट है 1/3, और माइनस यहाँ पर वही 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर यानी मीटर्स है। अब इसको सॉल्व करना नहीं है, आपको याद रखना है कि ये x की वैल्यू 35,930 किलोमीटर्स आएगी, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही आती है। तो जब आप किसी सैटेलाइट की हाइट निकालते हो जिसका टाइम पीरियड यानी एक पूरे ऑर्बिट में एक चक्कर काटने का टाइमिंग 24 आवर्स है, वो इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए। इससे आपको यहां पर ये चीज पता चलेगी। क्या? ये पता चलेगा आपको कि जब आपने बोला कि सैटेलाइट जो है एक तो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करनी चाहिए जो कॉन्सेंट्रिक और कोप्लेनर है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर और सेम प्लेन, जो इक्वेटर अर्थ के इक्वेटर के प्लेन है, और उसका डायरेक्शन अर्थ के डायरेक्शन के सेम होना चाहिए, यानी वेस्ट टू ईस्ट। उसका एक चक्कर काटने का टाइमिंग सैटेलाइट का अपने ऑर्बिट में एक चक्कर घूमने का टाइम 24 आवर्स होना चाहिए, और जिस सैटेलाइट का एक चक्कर काटने का टाइम 24 आवर्स होगा वो इस हाइट पर रिवॉल्व करेगी। 35,930 अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स। तो ये वो 4 कंडीशंस हैं जो एक सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी बना देती हैं। ये सारी कंडीशंस अगर कोई सैटेलाइट फुलफिल कर रही होगी तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है वो सीखा है, सेकंड पार्ट में उसकी कंडीशंस आपने सीखी। अब हम चलते हैं आपके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस काम आती है तो दिखा देते हैं आपको यूजेस भी। इसको वापस मिनिमाइज कर देते हैं। और इसको अब हम दिखाते हैं आपको यूजेस के लिए। तो ये आपका यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। फर्स्ट यूज आप देख रहे हैं इन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग रेडियो टीवी टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये डायग्राम में आप देखो ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो इस इलाके में रहती हैं। ये सैटेलाइट है इस इलाके को मॉनिटर करती है, ये सैटेलाइट इस इलाके को मॉनिटर करती है। तो इन सैटेलाइट से एक जगह से सिग्नल जाता है वो दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है।
और ये कोप्लेनर ऑर्बिट है, देख रहे हैं। इन स्टडिंग द अपर रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर फोरकास्टिंग, सब जानते हैं मौसम की जानकारी, एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स को भी स्टडी कर सकती है, मौसम की जानकारी दे सकती है। वो जो अर्थ की तरफ मेटियोर और मेटियोराइट्स बढ़ते रहते हैं, रॉक्स वगैरह टाइप, उनको स्टडी कर सकती है। सोलर रेडिएशन को स्टडी कर सकती है, कॉस्मिक रेज को स्टडी कर सकती है, पूरे यूनिवर्स कॉस्मॉस से आने वाली रेज को और सोलर रेडिएशन को भी। एंड इट इज यूज्ड इन जीपीएस, ये वर्ड तो सारे बच्चे जानते होंगे। आपके मोबाइल में जो चीज़ आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है उसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। आप जब मोबाइल में जीपीएस ऑन करते हैं, आपका मोबाइल सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है और सैटेलाइट के थ्रू ही पता चल जाता है कि आपका मोबाइल कहाँ पर है, क्योंकि सैटेलाइट हर उस जगह के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को कैच कर लेती है और फिर जहाँ आपको जाना है डेस्टिनेशन पर, वहाँ के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को बता के उसका मैप बना देती है। आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका मैप बना देता है। तो जीपीएस सिस्टम तो सारे बच्चे यूज़ करते हैं, सब लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये सारे काम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के हैं, ये यूजेस आपको याद रहने चाहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे टाइप की सैटेलाइट, जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट। तो ये आपके सामने दूसरे टाइप का सैटेलाइट है जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट। अब ये पोलर सैटेलाइट क्या होता है, हल्का सा इंट्रोडक्शन तो आपको पहले भी दिया था। अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स इन अ प्लेनर ऑर्बिट इज कॉल्ड अ पोलर सैटेलाइट। एक ऐसा ऑर्बिट है IRS, इंडियन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। ये पोलर ऑर्बिट क्या होता है जी, यहां पर पोलर ऑर्बिट लिखना पड़ेगा। ये प्लेनर के बजाय पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट आपको यहाँ दिखाया गया, ये वर्टिकल ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी आपको दिखाया ये वाला है, ये वाला, ये रेड पेन से मार्क करते हैं, यहाँ पर रेड पेन। ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, ऐसे घूम रहा है, ये पोलर सैटेलाइट है। ठीक है जी। तो पोलर ऑर्बिट कैसा होता है वो आपको दिख ही गया। अब इस पोलर ऑर्बिट का एक एनिमेशन भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से पोलर ऑर्बिट रिवॉल्व करता है। पोलर ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। तो ये आपको और थोड़ा सा शायद क्लियर दिखाई देगा अब। तो ये आपका पोलर ऑर्बिट है और अर्थ अपने एक्सिस पर एज इट इज घूम ही रही है, लेकिन ये ऑर्बिट में सैटेलाइट ऊपर से नीचे अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। पोलर ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट। ऐसा होने की वजह से आप देख पा रहे होंगे कि ये सैटेलाइट हर थोड़ी देर बाद अर्थ के एक डिफरेंट हिस्से के ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है कि हर बार ये अर्थ के डिफरेंट हिस्से को मॉनिटर कर सकता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की लिमिटेशन है कि वो अर्थ के एक ही हिस्से पर फोकस रहता है जब तक कि उसको कमांड देकर कहीं और सिचुएटेड न किया जाए। बट पोलर सैटेलाइट पूरे अर्थ को मॉनिटर कर सकता है लगभग 2.5-3 घंटे के अंदर। तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में स्पाइंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा है उसके लिए पोलर सैटेलाइट अपना छोड़े रखते हैं। तो आपको देखकर पता चलेगा कि पोलर सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करता है। इसके बारे में कोई फॉर्मूला या डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, सिर्फ पोलर सैटेलाइट का एक शॉर्ट आइडिया है। तो आपने देख लिया एनिमेशन में कि पोलर सैटेलाइट कैसा रिवॉल्व करता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट क्या है। पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन वेदर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। ये भी मौसम की जानकारी, पूरे वर्ल्ड वेदर की जानकारी इकट्ठा कर सकता है, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी लेता है, जैसे ओजोन लेयर वगैरह के बारे में जानकारी लेता है।
एक पोलर सैटेलाइट ही था जो ब्रिटिश लोगों ने छोड़ा था, जिसने सबसे पहले ओजोन लेयर के में होल होता है उसके बारे में जानकारी दी थी। फिर स्पाइंग, मैंने आपको बताया, जासूसी करने के काम बहुत आता है। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह, वो छोड़े रखते हैं सैटेलाइट जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह के बारे में जानकारी देता है, कौन कंट्री में क्या हो रहा है, कहाँ पर मिलिट्री मूवमेंट है, कौन न्यूक्लियर वेपन को यूज करने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टडी ऑफ टोपोग्राफी ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं अर्थ के अराउंड, हेवनली बॉडीज यूनिवर्स में, उनकी बारे में स्टडी करता है, उनकी इमेजेस वगैरह के फोटोग्राफ्स खींचता है। तो ये हमारा पोलर सैटेलाइट का मेन फंक्शन है। अब ये सैटेलाइट्स के बारे में कहानी खत्म होती है यहीं पर। चैप्टर का नाम था सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन, तो आपको प्लैनेटरी मोशन के बारे में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और बता देते हैं। तो चलते हैं प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए। तो ये आपके सामने अब आ चुका है इस यूनिट का, इस चैप्टर का भी और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक, प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको दिखाते हैं। इन चीजों को हम यहां करते हैं, वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, बट पहले हम इस चीज को स्टडी करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लिखा है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, ये होना चाहिए केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपको जो फोटो दिख रहा है, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, ये साहब हैं जिनका नाम केपलर है। बॉर्न 1571, डाइड 1630। तो इस बीच में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी लॉज के बारे में, जो प्लैनेट के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो एक कुछ स्पेशल लॉज को फॉलो करते हैं, 3 लॉज को। क्या है वो 3 लॉज, हम आपको दिखाते हैं 1 2 3 करके। ये आपका केपलर का फर्स्ट लॉ दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, ये लॉ क्या है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं इसको, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, तो आपको ये थोड़ा सा डायग्राम में और बड़ा कर देता हूं जिससे कि दिक्कत ना आए। इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इस चीज की अब जरूरत नहीं है फिलहाल, तो इनको इधर शिफ्ट करके इसको और थोड़ा सा एनलार्ज कर दें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, पहला लॉ कहता है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit with the sun situated at one of the 2 foci। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर सन है, ये येलो पर जो मैंने रेड डॉट लगाया है, और ये आपका जो ऑर्बिट दिख रहा है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये इस इलिप्स का सेंटर बोल सकते हैं, और इस डिस्टेंस को याद रखें आर कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस। ये भी काम आएगा बाद में आपके, लेकिन सन जो है यहां सेंटर पर ना होकर ये लिखा है सन इज सिचुएटेड एट द वन ऑफ द 2 फोकाई। ये जो 2 पोजीशंस हैं, एक ये ए लिख देता हूं मैं, और एक ये वाली पोजीशन जो बी है, ये 2 फोकस हैं। फोकस इलिप्स में एक स्पेशल पोजीशन होती है, जैसे सर्कल में सेंटर होता है,
और 2 हैं इसलिए फोकस का प्लूरल फोकाई बोला गया। तो पहला लॉ ये कहता है कि सन के अराउंड प्लैनेट्स सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन प्लैनेट उस ऑर्बिट के फोकस पर रहता है। फोकस 2 हैं तो किसी न किसी एक फोकस पर रहता है। ये आपका केपलर का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि सन के अराउंड प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन उस ऑर्बिट के फोकस पर होता है हमेशा। अब बारी आती है आपके सेकेंड लॉ की। उसके लिए ये सब हम रिमूव कर देते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये देखें सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है लॉज ऑफ एरिया, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरियाज कहना चाहिए। लॉज तो तीनों हैं, ये वाला है लॉ ऑफ एरियाज सेकेंड लॉ। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट sweeps out equal areas in equal intervals of time. That is, the aerial velocity of the planet around the sun is constant. मैं आपको बना के बताता हूं कैसे। यह है आपका सन, यहां से आपने प्लैनेट को ज्वाइन कर दिया। मान लिया ये जो आपको ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्लैनेट की डिफरेंट पोजीशन है और यहां पर सन है। सन से आपने प्लैनेट को ज्वाइन किया। प्लैनेट पहले यहां पर ए पोजीशन पर था, अब प्लैनेट बी पर पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर प्लैनेट जाता जा रहा है। तो जब प्लैनेट डिफरेंट पोजीशंस पर जा रहा है तो ये जो एरो है ये भी प्लैनेट के साथ साथ मूव करना चाहिए। इस एरो को कहते हैं लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। तो प्लैनेट यहाँ पर है तो एरो भी यहाँ पर बन गया। प्लैनेट आगे बढ़ा तो ये एरो भी इसके साथ साथ चल रहा है। ये जो आप देखेंगे ये कहलाएगा एरिया कवर्ड बाय दिस वेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय दिस वेक्टर। इसी तरह से आप यहां से सी पर भी बना सकते हैं, इसी तरह से आप डी पर भी बना सकते हैं। तो लॉ कहता है कि ये एरिया इक्वल एरिया कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा, यानी जितना एरिया जितने टाइम में कवर किया वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, होता है। इसे कितना एरिया कवर किया प्लैनेट को ज्वाइन करती हुई सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती हुई लाइन ने कितने टाइम में, इसी को एरियल वेलोसिटी कहा जाता है। पहले भी पढ़ाया जा चुका है रोटेशनल मोशन चैप्टर में कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके बात। ये है आपका केपलर का सेकेंड लॉ। ये तीनों लॉ आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। मीनिंग भी मैंने बता दिया है। जो ये शेडेड पोर्शन है ये एरिया कवर किया गया है। सन और जो प्लैनेट को ज्वाइन करती लाइन, अगर इस एरिया को टाइम से डिवाइड कर दें वो प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब थर्ड लॉ की बारी आती है। थर्ड लॉ जो है उसके लिए हम फिर से इसको स्क्वीज आउट करके पहुंचा देते हैं यहां पर, और ये आपका कैंसिल होता रहेगा जो भी है। अब आपको थर्ड लॉ दिखाते हैं।
थर्ड लॉ कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है वो मैंने अभी आपको बताया था। दिखा देते हैं सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। देखें, फर्स्ट लॉ में ये आपको ऑर्बिट दिखाया था इलिप्टिकल, ये इलिप्स का सेंटर था और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आर, सेमी मेजर एक्सिस ये होता है। तो लॉ कहता है कि एक कोई भी प्लैनेट, हर प्लैनेट पर ये रूल अप्लाई होता है, थर्ड लॉ भी, फर्स्ट लॉ भी, सेकंड लॉ भी, कि कोई भी प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स वगैरह कोई भी, एक चक्कर जितनी देर में सन के अराउंड काटता है वो है टाइम, कैपिटल टी टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। आप किसी भी प्लैनेट के एक चक्कर काटने का टाइम निकालें, उसका स्क्वायर उस प्लैनेट के ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये केपलर्स का थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन प्लैनेट उस ऑर्बिट के हमेशा फोकस पर रहता है। दो फोकस हैं तो दोनों में से किसी पर भी रहेगा। सेकेंड लॉ कहता है कि प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल एरिया स्वीप करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब जितना एरिया स्वीप किया जितने टाइम में, प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये सेकेंड लॉ कहता है। और थर्ड लॉ आप देख ही रहे हैं कि किसी भी प्लैनेट के एक चक्कर काटने का टाइमिंग का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑर्बिट के क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। तो ये आपका प्लैनेटरी मोशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और पूरा चैप्टर सेलेक्ट्रोलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हम गुड बाय करते हैं। आप टेक केयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट के साथ।